नमस्कार दोस्तों, हिंदी 360 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, जैसा हम सब जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी और हायर का एग्जाम होने वाला है और वहाँ से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है काव्य शास्त्र। यहाँ से भी प्रश्न खूब बनता है, तो आज उसी पे हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं, तो उसको हम सब देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे। तो ये टॉपिक हमें ध्यान देना है। इसमें चार हैं, दंडी, भामह, उद्भट और राजशेखर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भामह। भामह ने अलंकार सिद्धांत का प्रवर्तन दिया था। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं व्याख्या। काव्य शास्त्री अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भामह है। आचार्य भामह ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में अलंकार के मूल में निहित वक्रतावादी दृष्टि का प्रबल समर्थन करते हुए अलंकार की निम्नलिखित परिभाषा दी। वाचाम वक्रार्थ शब्दोक्ति ही अलंकाराय कल्पते। आचार्य दंडी ने भी अपने काव्यादर्श नामक ग्रंथ में अलंकारों का व्यवस्थित वर्णन किया है। उद्भट ने अलंकार विषय पर अलंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ की रचना की है। तो दोस्तों, इसमें विशेष ध्यान दीजिएगा। कई बार ये पूछता है कि काव्यादर्श किसकी रचना है, तो आचार्य दंडी हो जाएंगे। और उद्भट ने अलंकार से क्या बनाया, संबंधित ग्रंथ बनाया था, तो अलंकार सार संग्रह हो जाएगा। ये दो भी ध्यान रखना, ये काफी पूछा जाता है। और भामह का हो जाएगा काव्य अलंकार। तो यहाँ तीनों से भी प्रश्न बनते हैं, तो इस पे आप सब विशेष ध्यान रखिएगा। अब देखिए, हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका किया था आनंदवर्धन ने। किसने किया था? आनंदवर्धन ने। तो ये सब याद करने का विषय है और इसको जरूर याद रखना, क्योंकि यहीं पे गलतियां हो जाती हैं। अब इसमें देखते हैं इसकी व्याख्या में, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य आनंदवर्धन ने किया। अपने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ में आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत का अत्यंत सूक्ष्म और सांगोपांग वर्णन करते हुए इसे वाक्य के सार्वभौम सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। ध्वनि के विरुद्ध संभाव्य आपत्तियों का निराकरण करते हुए आनंदवर्धन ने काव्य के गुण, रीति तथा अलंकार सिद्धांतों का ध्वनि में समाहार किया। तो इनका सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पूछता है कि ध्वन्यालोक ग्रंथ की रचना किसने किया था, तो ये हो जाएगा आनंदवर्धन। तो इसको जरूर याद रखिएगा, कई बार प्रश्न में पूछा जा चुका है। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है। ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? तो इसमें देखिए, ध्वन्यालोक शब्द आ रहा है, तो इसका मतलब है किससे है? न तो अलंकार से है, न रस से है, न नाट्य से है, बल्कि किससे है? ध्वनि से। किससे है? ध्वनि से। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आनंदवर्धन द्वारा रचित ग्रंथ ध्वन्यालोक ध्वनि से संबंधित है और आनंदवर्धन ने अपने ध्वन्यालोक ग्रंथ में ध्वनि को काव्य का विशिष्ट तत्व माना है। रस सिद्धांत की सर्वप्रथम व्याख्या आचार्य भरत मुनि ने अपनी नाट्यशास्त्र नामक कृति में किया है। यहाँ देखिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी बनता है कि नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? ये भरत मुनि हो जाएंगे। इस पे भी ध्यान रखिएगा। और उधर हो जाएगा ध्वन्यालोक, कि ध्वन्यालोक ग्रंथ की रचना किसने किया था? आनंदवर्धन ने। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से बार बार प्रश्न आता है, यहाँ से बार बार प्रश्न आता है। तब देखिए, इसमें भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद है, यह बिल्कुल सही है। शंकुक का अनुमितिवाद है, यह भी बिल्कुल सही है। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद है, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो आचार्य मम्मट का भुक्तिवाद है, यह सही नहीं है। यह सही नहीं है, बल्कि इसको मम्मट ने नहीं, भट्टनायक ने दिया था। भुक्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया था? भट्टनायक ने। किसने दिया था? भुक्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया था? भट्टनायक ने। ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार प्रश्न में पूछा जाता है। ये रस सिद्धांत संबंधी महत्वपूर्ण वाद है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि भट्ट लोलट का हो जाएगा उत्पत्तिवाद, शंकुक का हो जाएगा अनुमितिवाद, आचार्य मम्मट का भुक्तिवाद नहीं है,
बल्कि यह भट्टनायक का है और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद है। तो इसका मतलब इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य भरत मुनि के प्रसिद्ध रस सूत्र के संदर्भ में भोक्तिवाद या भोगवाद के मत के प्रतिपादक भट्टनायक है, आचार्य मठ नहीं है। भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद या आरोपवाद का, आचार्य शंकुक ने अनुमितिवाद का तथा आचार्य अभिनवगुप्त ने अभिव्यक्तिवाद के मत का प्रतिपादन किया है। और कई बार प्रश्न यही से पूछ लेता है कि अभिनवगुप्त ने किस वाद का जन्म दिया था, तो यह अभिव्यक्तिवाद हो जाएगा। ये सब क्योंकि ये चारों ही वाद पूछे जाते हैं एग्जाम में, या तो सुमेलित करने के लिए आते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, सुंदर है बिहग सुमन, सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम। सुंदर है बिहग सुमन, सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? कौन सा काव्य दोष है? तो इसमें देखिए अधिक पदत्व दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि देखिए एक बार यहाँ सुंदर आया है और फिर आगे सुंदरतम आया है और शुरू में भी सुंदर है, तो सुंदर बहुत बार आ चुका है इसमें। जबकि इतना सुंदर आने की वजह से इसमें कौन सा दोष हो गया? अधिक पदत्व दोष हो गया। जैसे देखिए इसी ध्यान देंगे तो सुंदर है विहग सुमन, सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम। यहाँ पे सुंदर शब्द आवश्यकता से ज्यादा आ गया है, इसीलिए यह अधिक पदत्व दोष हो जाएगा। अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। तो इसमें देखिए सुंदर है विहग सुमन, सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम, इस पंक्ति में अधिक पदत्व दोष है। जहां काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाए वहां अधिक पदत्व दोष होता है। ऐसे अनावश्यक शब्दों को हटा देने से काव्य का सौंदर्य बढ़ता है, घटता नहीं है। प्रश्न में प्रस्तुत की गई उपर्युक्त पंक्ति में सुंदरतम शब्द का अर्थ सबसे सुंदर होता है, अतः सुंदरतम के पूर्व आया सबसे शब्द का प्रयोग अनावश्यक है। अर्थात सुंदरतम के पूर्व सबसे शब्द आने के कारण अधिक पदत्व का काव्य दोष हुआ गया है। मतलब एक ही शब्द के लिए दो बार कोई शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह जो है अधिक पदत्व दोष है। अधिक पदत्व दोष है। यहां से भी प्रश्न को पूछा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नाट्य शास्त्र के प्रणेता है। नाट्य शास्त्र के प्रणेता है, ये कौन हो जाएंगे? नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि है। यह भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। बाकी भट्ट लोलट का पढ़ लिए थे, भट्टनायक का पढ़े थे, अभिनव गुप्त का हम सब पढ़े थे। लेकिन इसमें जो नाट्यशास्त्र के प्रणेता हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? भरत मुनि। इसलिए इनका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रस संप्रदाय के मूल प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ के प्रणेता हैं। मतलब उन्होंने शुरुआत किया था इसकी। अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में नाटक के मूल तत्वों का विवेचन करते हुए भरत मुनि ने निम्नलिखित रससूत्र दिया है। जैसे विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग, रस, निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। अर्थात देखिए इसमें क्या लिखे हैं? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अच्छा दोस्तों, इसमें कई बार प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है कि भरत मुनि ने एक भाव को छोड़ दिया था इसमें, तो भाव कौन सा है? तो भाव हो जाएगा अस्थाई भाव। कौन सा भाव हो जाएगा? अस्थाई भाव। कई बार प्रश्न यहां से भी बनता है। भरत मुनि के इस सूत्र की व्याख्या करते हुए भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, भट्टनायक ने भुक्तिवाद या भोगवाद तथा आचार्य अभिनवगुप्त ने अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किया था। ये सब याद कर लेना बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए जो सातवां प्रश्न हमारा है, यह है विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी संयोग दास निष्पत्ति को प्रतिपादित किया था। तो हम पहले पढ़ चुके हैं उपरोक्त प्रश्न में। इसको किया था भरत मुनि ने। इसने किया था भरत मुनि ने। अब इसकी व्याख्या एक बार हम देख लेते हैं। रस संप्रदाय के मूल प्रवर्तक तथा नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ के प्रणेता आचार्य भरत मुनि है। ये बार बार प्रश्न आता है कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि। और उसके उनका जो ग्रंथ है वह क्या है? नाट्य शास्त्र है। और उन्होंने सूत्र जो दिया था विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव से रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो इसमें देखिए एक भाव नहीं है, वह है अस्थाई भाव। कई बार यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। तो दोस्तों ये हमारे हायर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ तक कि टीजीटी पीजीटी के लिए भी। तो आप सब रेगुलर हमारे इस चैनल को फॉलो करिए और हम इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देते रहेंगे।
आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।